हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम बीएससी थर्ड ईयर में रियल एनालिसिस को कवर कर रहे हैं। हमने रीमान इंटीग्रेशन का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसका एक लेक्चर में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उस लेक्चर में जितना भी बेसिक्स था रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली। और लास्ट लेक्चर में जो हमने सस्पेंस क्रिएट किया था, आज उसी सस्पेंस को हम खत्म करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक्चुअली एक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब कहलाता है। अब देखिए, आज की वीडियो को समझने के लिए ऑब्वियसली आपको पार्ट 1 देखना होगा, क्योंकि रीमान इंटीग्रेशन के ये दोनों वीडियोस तो एकदम किसी वेब सीरीज के एपिसोड की तरह ही काम करेगी। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आपको आज की वीडियो को समझने में ऑब्वियसली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी ही। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले आप पार्ट 1 अच्छे से समझ लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई टैब दोनों जगह मिल जाएगा। तो आप पहले पार्ट 1 से सारा अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, फिर आप आज की वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि एक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब कहलाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, रीमान इंटीग्रेशन के पार्ट 1 में हमने ये समझा था कि डॉर्बॉक्स सम्स क्या होते हैं, लोअर डॉर्बॉक्स सम क्या होता है और अपर डॉर्बॉक्स सम क्या होता है। वहां हमने डायग्राम्स के थ्रू डॉर्बॉक्स सम्स को काफी अच्छे से समझा था। आज के वीडियो का एम ये है कि हम ये जान पाए एक्चुअली ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब कहलाता है और रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है। इससे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ थ्योरम्स दे रखी है, उन थ्योरम्स को हम रीमान इंटीग्रेशन समझने के बाद प्रूव करेंगे। पहले मैं ये चाहती हूँ कि आपको रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब कहलाता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि अगर हम किसी सब इंटरवल में फंक्शन का इनफीमम निकाले तो उसे हम लोग स्मॉल mr कहेंगे, और इस सब इंटरवल की लेंथ को हम लोग डेल्टा r से डिनोट करते हैं, अगर वो rth सब इंटरवल की बात मैं यहाँ कर रही हूँ। तो लोअर डॉर्बॉक्स सम में हमने क्या किया था, इस कर्व को जब फाइनाइट स्ट्रिप्स में डिवाइड किया था तो हमने उसे लोअर रेक्टेंगल्स बना दिए थे, जिससे हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सके और उसे सम कर सके। तो हमने लोअर डॉर्बॉक्स सम इसी तरीके से फाइंड किया था। सिमिलरली जब हमने अपर डॉर्बॉक्स सम फाइंड किया था तो हमने अपर रेक्टेंगल्स बना दिए थे और फिर उसका सम कर दिया था। बट मैंने आपको ये कहा था कि जब हम लोअर डॉर्बॉक्स सम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ कुछ एरिया जो मैंने रेड मार्कर से डिनोट किया है वो एरिया बच गया है, वो कर्व के अंदर है, बट हमने उसका एरिया फाइंड नहीं किया है। सिमिलरली यहाँ जब हम लोग अपर डॉर्बॉक्स सम फाइंड कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा एरिया भी इंक्लूड हो रहा है जो हमें नहीं चाहिए। तो हम इस एरिया का क्या करेंगे, इसीलिए हम पढ़ते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल। तो लोअर रीमान इंटीग्रल में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है और फंक्शन हमारा बाउंडेड है। तो हमें क्या करना है, ये हमारे ऑब्वियसली जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन का ही कर्व है। तो क्योंकि मुझे इस कर्व के अंडर एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, ए से लेकर बी तक इस फंक्शन के कर्व को इंटीग्रेट कर दूंगी। अब जब मैं इसका लोअर रीमान इंटीग्रल फाइंड करूंगी तो मुझे क्या करना होगा, जो मैंने ये सम फाइंड किया है, सम का अगर मैं सुप्रीमम ले लूं, क्योंकि मुझे कुछ एरिया वो भी चाहिए जो यहाँ इंक्लूड मैं नहीं कर पाई रेक्टेंगल्स के एरिया से। इस वजह से मैं क्या करूंगी, जो मैंने ये लोअर डॉर्बॉक्स सम बनाया है इसका अगर मैं सुप्रीमम ले लूंगी तो उसे ही हम क्या कहेंगे, लोअर रीमान इंटीग्रल कहेंगे। इस लोअर रीमान इंटीग्रल की बात आपको समझ आ रही है। हमें क्या करना है, इस फंक्शन को ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करना था, तो हमने उसे फाइन स्ट्रिप्स में डिवाइड किया। अब इन फाइन स्ट्रिप्स में हमने फंक्शन के लिए हर एक अलग अलग सब इंटरवल में इनफीमम्स फाइंड करे, उसके अकॉर्डिंग हमने लोअर रेक्टेंगल्स बना दिए। उन सब रेक्टेंगल्स का एरिया हमने ऐड कर दिया तो हमें ये एरिया तो मिल गया, बट कुछ एरिया जो है वहां रह गया है। इस वजह से हम क्या करेंगे, एलपीएफ दैट इज जो हमने समीशन फाइंड किया है mr डेल्टा r, उसका हम लोग सुप्रीमम फाइंड कर लेंगे, उसे ही हम लोग लोअर रीमान इंटीग्रल कहेंगे। अब दूसरी बात ये भी, हमने यहाँ ये क्यों लिखा है कि पार्टीशन को हम लोग फैमिली ऑफ पार्टीशन से लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है ये फिक्स नहीं है। यहाँ इनफाइनाइट पार्टीशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उन सारे पार्टीशंस में से अगर हम कोई भी पार्टीशन P को कंसीडर करते हैं तो उसके लिए लोअर रीमान इंटीग्रल ये कहलाएगा। और इसे हम लोग डिनोट किस तरीके से करते हैं, क्योंकि हम लोअर रीमान इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो हम A के ऊपर बार लगाते हैं, नीचे की साइड हम लोग A पर बार लगाते हैं, ये नोट करता है कि हम लोअर रीमान इंटीग्रल की बात करें। सिमिलर कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं कि अपर रीमान इंटीग्रल क्या होगा, क्योंकि यहाँ जो एक्स्ट्रा एरिया आया है वो हमें नहीं चाहिए, तो हमें इस सम का क्या लेना होगा,
इन्फीमम वैल्यू लेनी होगी, तो वही हम लोग यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि हम अपर रीमन इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग बी पर बार लगाएंगे, इस तरीके से उसे डिनोट करेंगे, और यूपीएफ का हम लोग क्या ले लेंगे, इन्फीमम ले लेंगे। आई होप आपको यूपीएफ और एलपीएफ में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यूपीएफ क्या होता है और एलपीएफ क्या होता है। तो इस तरीके से हमने लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल को तो डिफाइन कर दिया। अब एक्चुअली रीमान इंटीग्रेशन या फिर रीमान इंटीग्रल का मतलब क्या है, तो जब एक फंक्शन के लिए लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो उसी फंक्शन को हम लोग रीमान इंटीग्रेबल कहते हैं। तो अब आपको बात समझ आई कि यहाँ हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। अगर लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल हो गया है, मतलब एक्चुअली जो हम एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं दैट इज इस कर्व के अंडर एरिया, जहां वो एरिया जो इंक्लूड नहीं हो पाया था वो भी इंक्लूड हो चुका है और जो एक्स्ट्रा एरिया था वो भी नहीं आ रहा है, तो हमें इस कर्व के अंडर एरिया मिल चुका है यूजिंग इंटीग्रेशन। और उस इंटीग्रेशन को हमने एकदम लॉजिकल वे में यहाँ डिफाइन किया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। और उस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, हम उस कर्व के अंडर एरिया फाइंड कर रहे हैं। और वो एरिया कैसे फाइंड कर रहे हैं, डॉर्बॉग सम्स और सुप्रीमम और इन्फीमम का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो अब आपको समझ आया, मैंने आपको पार्ट 1 में कहा था रीमान इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए या समझने के लिए हायर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं। इस वजह से हम इसे हायर मैथमेटिक्स में एकदम डिटेल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं कि रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है। अब देखिए, मैंने ये भी कहा था कि रीमान इंटीग्रेशन में हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के साथ भी डील कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा एक फंक्शन इंटीग्रेबल है, या फिर मैं स्पेसिफिकली अब ऐसा कह सकती हूँ कि एक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, जब हम उसका लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल फाइंड करेंगे और उन दोनों की वैल्यूज अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं वो फंक्शन आर इंटीग्रेबल है, दैट इज रीमान इंटीग्रेबल है। आई होप आपको रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन एकदम क्लियर है। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, कुछ थ्योरम्स पढ़नी है। इस एलपीएफ और यूपीएफ के बीच में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, वो रिलेशंस हमें पढ़ने हैं और कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो नेम से आती है इस चैप्टर में, वो थ्योरम्स हमें करनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ट्राई करते हैं एक दो थ्योरम इस चैप्टर की कंप्लीट कर पाए। तो आइए समझते हैं सबसे पहली थ्योरम क्या कहना चाहती है। अब देखिए, जो थ्योरम 1 है काफी इंटरेस्टिंग थ्योरम है और रीमान इंटीग्रेशन की सारी ही थ्योरम्स को प्रूव करना काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल है। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कहता है कि एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम रीमान इंटीग्रेशन में ज्यादातर बाउंडेड फंक्शंस की बात करते हैं और वो बाउंडेड फंक्शन डिफाइन किस में होगा, क्लोज इंटरवल ए बी में होगा। फिर हम कह रहे हैं कि अगर कैपिटल एम और स्मॉल एम जो है उस फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम है उस क्लोज इंटरवल ए बी में, तो हमें ये रिलेशन प्रूव करना है स्मॉल एम बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू LPF is less than equal to UPF and is less than equal to M of B minus A। अब यहाँ पर देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है यहाँ लिखा हो LFP, तो एक ही बात है, हम LPF लिखे चाहे LFP लिखे। मेरी आदत LPF लिखने की है, इस वजह से मैंने हर जगह LPF और UPF लिखा है। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन जो है वो प्रूफ करना है। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो। तो इस थ्योरम में हम क्योंकि ये लेट करके चले हैं कि कैपिटल M और स्मॉल m क्या है, इस फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम है, और क्योंकि ये फंक्शन बाउंडेड भी है तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, ये फंक्शन जो है वो बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो वो हर एक सब इंटरवल जो क्लोज इंटरवल ए बी का हम लोग पार्टीशन करते टाइम बनाते हैं उन सब में भी तो बाउंडेड होगा। तो दूसरी बात हमने यही लिखी है कि एफ अगर क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड है तो एफ जो है वो ईच सब इंटरवल में भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब ये जो मैंने फर्स्ट रिलेशन लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा है और कैसे लिखा है, तो आप मुझे बताइए। जब हमने डायग्राम बनाया था, मैं उस डायग्राम का एक छोटा सा पार्ट यहाँ बनाकर आपको समझाना चाह रही हूँ कि वो कर्व था, इस कर्व में हमने एक स्ट्रिप बनाई थी। ठीक है, इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाई थी। तो हम क्या कह रहे थे, इस rth सब इंटरवल में फंक्शन का जो इन्फीमम है उसे हम लोग क्या कह रहे थे, स्मॉल mr कह रहे थे, और उस rth इंटरवल में फंक्शन का जो सुप्रीमम था उसे हम लोग कैपिटल mr कह रहे थे। तो हम ये जानते हैं हमेशा स्मॉल mr जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल mr के। इक्वल टू मैं यहाँ क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमने देखा था कुछ डायग्राम्स में दोनों वैल्यूज एकदम इक्वल भी है। अगर जो इस तरीके से हो, अगर यहाँ हम बनाएंगे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप तो हो सकता है कि इन्फीमम और सुप्रीमम उस सब इंटरवल में फंक्शन के सिमिलर हो। और दूसरी बात, हमने स्मॉल m और कैपिटल M के माने फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम माने हैं पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में। तो ऑब्वियसली जो फंक्शन का क्लोज इंटरवल ए बी में इन्फीमम है उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, और जो
सुप्रीमम है उसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी। तो ये रिलेशन समझने में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो आपको अच्छे से समझ आ ही जाना चाहिए कि हम यहाँ एम आर जब प्लेस कर रहे हैं तो मैं सब इंटरवल में फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करती हूँ, और सिर्फ एम और कैपिटल एम अगर मैं यूज कर रही हूँ तो मैं उस पूरे क्लोज इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करती हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक टर्म को डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करके समीशन ले रहे हैं आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो मैंने क्या किया है, इस स्टेप में मैंने हर एक टर्म को डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा आर आप सब जानते हैं क्या होती है, उस सब इंटरवल या फिर इंटरवल की लेंथ को हम लोग डेल्टा आर से डिनोट करते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हर जगह समीशन ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रिलेशन था वो अब इस तरीके से बन चुका है। अब इस रिलेशन में अगर मैं सिर्फ इस टर्म की बात करूं, दैट इज समीशन रनिंग फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल आर, तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है, ये है LPF लोअर डॉरबॉक्स सम, इसे हम कहते हैं, हमने इसे प्रूफ भी किया है। और अगर मैं इसकी बात करूं, दैट इज समीशन रनिंग फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल आर, तो ये क्या है, UPF है, दैट इज अपर डॉरबॉक्स सम। तो जो हमें प्रूफ करना है उसके बीच का रिलेशन तो हमें मिल चुका है, दैट इज इसकी जगह मैं डायरेक्टली LPF लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं डायरेक्टली UPF लिख सकती हूँ। अब इन दोनों का क्या करें, इसे स्मॉल m इंटू बी माइनस ए कैसे बनाएं और इसे कैपिटल M इंटू बी माइनस ए कैसे बनाएं, तो उसके लिए समझिए। तो देखिए उसके पीछे भी एक बहुत लॉजिकल रीजन है। देखिए अगर हम सिर्फ इसकी वैल्यू यहाँ फाइंड करें, दैट इज समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल m डेल आर, ठीक है, तो यहाँ जो ये स्मॉल m है, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसे हम लोग समेशन से बाहर ले लेंगे। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सारी जो सब इंटरवल्स की लेंथ है उसे ऐड कर रहे हैं। मैंने आपको सब इंटरवल की लेंथ निकालना बताया था। अगर हम लोग x1 से x2 एक सब इंटरवल है उसकी लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होती है, x2 माइनस x1 के इक्वल होती है। तो यहाँ मैंने यही लिखा है, अगर मैं डेल आर कह रही हूँ तो मैं आर्थ सब इंटरवल की लेंथ की बात कर रही हूँ जो किसके इक्वल होती है, XR माइनस 1 के इक्वल होती है। अब इसे अगर मैं R की जगह यहाँ 1 रखूँ, फिर 2 रखूँ, फिर 3 रखूँ एंड सो ऑन n रखूँ, तो मैं समेशन को ओपन कर सकती हूँ। तो जब मैं इस R की जगह 1 रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, x1 माइनस x0 मिल जाएगा। फिर R की जगह जब 2 रखूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1 मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने समेशन को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि बहुत सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएगी और लास्ट में हमें सिर्फ क्या मिलेगा, xn मिलेगा और x0 मिलेगा। तो लास्ट में हमें मिलेगा xn माइनस x0। और मैंने जब आपको पार्टीशन की डेफिनेशन पढ़ाई थी पार्ट 1 में, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है इस क्लोज सब इंटरवल का a, उसे ही हम लोग x0 कहते हैं, और जो लास्ट पॉइंट होता है b, उसे हम लोग xn कहते हैं। तो क्या मैं xn की जगह b पुट कर सकती हूँ और x0 की जगह a पुट कर सकती हूँ? तो मैंने इसे यही किया है। तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू हमें चाहिए थी, दैट इज समीशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल m डेल r, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ चुकी है, स्मॉल m b माइनस ए। तो ये वाला भी हो गया। अब लास्ट बचा है कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। अब ये भी हम लोग आसानी से, जैसे हमने स्मॉल m के लिए काम किया, हम सिमिलर काम किसके लिए कर सकते हैं, कैपिटल M के लिए। बस क्या होगा, कैपिटल M बाहर आ जाएगा, अंदर वाला स्टेप सिमिलर रहेगा। तो हमें इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल मिल गई है, कैपिटल M b माइनस ए मिल गई है। तो हम इक्वेशन 1 में अगर ये सारी वैल्यूज पुट कर दे तो हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा, हमें यही तो रिलेशन मिल जाएगा। हम जानते हैं इक्वेशन 2 से हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल m b माइनस ए लेस देन इक्वल टू, इसे हम जानते हैं, मैंने आपको बताया, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, LPF लिखेंगे। ये लोअर डॉरबॉक्स सम है, देन ये क्या है, ये अपर डॉरबॉक्स सम है, एंड देन इसकी वैल्यू अभी हमने इक्वेशन 3 से क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M इंटू बी माइनस ए लिख सकते हैं। और इसी के साथ थ्योरम 1 का प्रूफ हमने समझ लिया है, सीख लिया है, और इसे प्रूफ करना काफी आसान है, ये आप समझ सकते हैं। कैसे याद रखेंगे इस थ्योरम का प्रूफ, बस आपको ये स्टेप याद रखना है कि जो इनफीमम होता है किसी भी आरिथ सब इंटरवल में फंक्शन का, वो लेस देन होता है उसके सुप्रीमम से, और इसी रिलेशन में आपको डेल आर से मल्टीप्लाई करना है, समीशन लेना है, वैल्यूज को ओपन करना है, और आप आपके रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। आई होप आपको थ्योरम 1 समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आज की वीडियो में चाह रही थी थोड़ी शॉर्ट रहे, इस वजह से आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। अब जो नेक्स्ट थ्योरम्स है और उनके जो प्रूफ्स है उन्हें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मैं चाहती हूँ जो 2 पार्ट्स मैंने रीमान इंटीग्रेशन पर बनाए हैं उसे आप बहुत अच्छे से पढ़े, उसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप उनसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।